हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्निंग फार्मेसी पे। तो लर्निंग फार्मेसी में आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो देखिए, जितने भी आपके रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में जितने भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके लिए हमने पूरे अपने चैनल पे सीरीज चलाई हुई है। पिछले लास्ट एक साल से जनवरी से हम क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। अगर जितने हमने क्वेश्चन कवर किए हैं उतने आप पढ़ लेते हैं, आप उनको समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। तो उसी सीरीज़ में आज भी हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करेंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपने आज के इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे इंसुलिन इंजेक्शंस को इसमें से किस शेड्यूल के अंडर क्लासिफाई किया जाता है। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, शेड्यूल सी के अंडर आता है इंसुलिन। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो ये एक तरह के देखिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शेड्यूल सी ड्रग की कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही कोई फार्मासिस्ट दे सकता है। ऐसे ही कोई भी इसको इस तरह से बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी पेशेंट को इंसुलिन नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं। इस शेड्यूल सी के तहत क्या होता है, देखिए ये शेड्यूल इंश्योर करता है कि प्रॉपर कंट्रोल रखा जाए इन तरह के प्रोडक्ट की स्टोरेज पे, सेल पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। और बाकी दूसरे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की तरह ही इंसुलिन भी एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही है, और इनकी सारी ही चीज़ें किस तरह से इसको मेंटेन करना है, रेगुलेट करके रखना है, इसकी सेल को, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसकी स्टोरेज को, क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में ही इंसुलिन को रखा जाता है, अदरवाइज ये इंजेक्शंस खराब हो जाते हैं। तो वो सारी ही कंडीशंस लिखी हैं शेड्यूल सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं फैक्ट्री एक्ट कम इन फोर्स ऑन। फैक्ट्री एक्ट कब से लागू हुआ था, बेसिकली ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर है इसका देखिए ऑप्शन डी, 1949। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें फैक्ट्री एक्ट की, तो ये एक्ट आया था 1948 में, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 1948 में ये एक्ट बना था, बट ये फोर्स में आया था, मतलब लागू किया गया था 1 अप्रैल 1949 से। इस पे काम किया गया था, या इसमें जो भी एक्ट में लिखा है उसको फॉलो किया जाने लगा था। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि 1948 से पहले हमारे देश में फैक्ट्रीज नहीं थी, फैक्ट्रीज थी, बट किस तरह से उनमें काम करवाया जाए, लेबर कंडीशंस क्या होंगी, फैक्ट्री के अंदर सब कुछ किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इसके बारे में कोई भी एक्ट नहीं था, कहीं पे भी नहीं लिखा था। तो इसके बाद देखिए फैक्ट्री एक्ट आया 1948 में बना, और उसके बाद लागू किया गया 1949 में। उसके बाद सारी ये रेगुलेशन बनाए गए कि किस तरह की लेबर कंडीशंस मेंटेन करके रखी जाएंगी फैक्ट्रीज में ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए, फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट पास ऑन। अब ये फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट कब पास हुआ था। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, 1954 में। तो जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि जो भी मिलावट वगैरह होती है, देखिए बहुत लंबे समय से इस तरह की मिलावट की समस्याएं आती रहती हैं, जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो देखिए यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट ये पास हुआ था कब, 1954 में। और फिर से देखिए केम इनटू इफेक्ट, मतलब इस पे काम किया जाने लगा था कब से, 1955 से। तो ये भी आपको याद रखना है, एक्ट पास होने से कोई मतलब नहीं होता, एक्ट पे काम किया जाता है जब से, तो उसको बोला जाता है कि अब ये इफेक्ट में आ गया है, अब ये फोर्स में आ गया है। तो ये हुआ था 1955 में। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे मिलावट के सामान होते हैं जो कि पॉइजनस हो सकते हैं, लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो इस तरह के पॉइजनस सब्सटेंस किसी भी चीज़ में ना मिलाया जाए, वो ये एक्ट में वो सब मेंशन किया गया है। अगर कोई इस तरह की चीज़ें करते हुए पकड़ा गया तो बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है उन सारे ही लोगों को। और देखिए सब्सटेंशियल फूड्स जो होते हैं, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड की नहीं है, जिनको खाने से बीमार पड़ सकते हैं लोग, या जिनको खाने से लोगों की जान भी जा सकती है, और बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे सब स्टैंडर्ड फूड्स को सेल नहीं किया देने जाना चाहिए। तो ये इस फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट में इसको मेक श्योर किया जाता है। और देखिए एलिमिनेटिंग फ्रॉडेंट प्रैक्टिसेस, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट ना किया जाए जो आम जनता होती है उसके लिए अच्छी नहीं है वो चीज़, बट फिर भी बहुत ज़्यादा हाईली उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है। पहले ऐसी चीज़ें बहुत होती थी, बट जब से ये एक्ट पास हुआ है इन तरह की चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा रुकावट लगी है। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर इन तरह की प्रैक्टिसेस की जाती हैं, और उन पे भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए इंडियन फार्माकोपिल कमेटी वाज अपॉइंटेड ऑन, इंडियन फार्माकोपिल कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, 1948 में अपॉइंट किया गया था। किसने अपॉइंट किया था इस तरह की कमेटी को? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। इस तरह की पूरी ही कमेटी बनाई थी जहाँ पर उनका काम था कि उनको इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करना है। अब हम बात करें अगर इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है, तो ये एक ऑफिशियल बुक है जिसमें जितनी भी स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं जो भी अलग अलग बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन सारे स्टैंडर्ड ड्रग्स को इस तरह की इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन किया गया है। उसके बहुत सारे ऐसे वगैरह हैं इस तरह की इंडियन फार्माकोपिया में, और काफ़ी सारे इसके अलग अलग एडिशंस आते हैं। तो इस तरह की बुक को बनाने के लिए, पब्लिश करने के लिए सबसे पहले बनाई गई थी इंडियन फार्माकोपिल कमेटी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ईयर 1948 में। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी है जो कि होम्योपैथिक ड्रग्स बनाना चाहती है, मैन्युफैक्चर करना चाहती है, तो उसे कौन सा फॉर्म सबमिट करना होगा फिल करके, जिसके बाद उसको लाइसेंस इशू किया जाएगा और उस लाइसेंस के बेस पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं होम्योपैथिक ड्रग की। तो कौन सा फॉर्म है? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, फॉर्म 25C। अब अगर हम बात करें देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स की, तो देखिए ये जो लाइसेंस है कि मैन्युफैक्चर कर सकता है कोई भी, मैन्युफैक्चर कर सकती है कोई भी कंपनी, उसको कंपनी को या प्रॉपर कोई पर्सन है उसको ये फॉर्म फिल करके देना होगा। उसके बाद उसे लाइसेंस इशू होगा। गवर्निंग बॉडी देखिए कौन इशू करता है ये लाइसेंस? तो स्टेट ड्रग कंट्रोलर इशू करता है ये लाइसेंस, ये भी आपको याद रखना है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या देखते हैं वो? रिक्वायरमेंट ये देखते हैं या तो जो एप्लीकेंट, अगर किसी पर्सन ने रिक्वेस्ट डाली है कि उसे मैन्युफैक्चर करनी है होम्योपैथिक मेडिकेशन, तो एप्लीकेशन या कोई कंपनी जिसने अगर इस तरह की एप्लीकेशन डाली है, इस तरह का फॉर्म सबमिट किया है, वो स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफाई कर रही है या नहीं, उसके पास प्रॉपर टेक्निकल स्टाफ है या नहीं इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। देखिए क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर की जाती है तो काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं कंपनी को या किसी पर्सन को, और काफ़ी सारे स्टाफ भी चाहिए होते हैं जो कि क्वालिफाइड हों। तो इन तरह की चीज़ों को देखने के बाद ही जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर होते हैं वो इस तरह का जो लाइसेंस होता है वो इशू कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, देखिए PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है हर कितने सालों के बाद? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, हर 5 साल में इसका रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए फर्स्ट इसका अगर हम बात करें कब से कब कंस्टिट्यूट यानी कब बनाई गई थी, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कंस्टिट्यूट किया गया था ईयर 1949 में, और उसके बाद से हर 5 साल पे इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ पर जो भी मेंबर हैं वो दोबारा से इलेक्ट या नॉमिनेट होके आते हैं हर 5 साल के टर्म पे। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, जब भी कोई, जैसे हमारी सरकारें भी इसी तरह से बनती हैं, हर जो 5-5 साल की टर्म्स होती हैं या बहुत सारी जगह पे 4 ईयर की टर्म्स होती हैं, तो वहाँ पर पूरी ही नई तरह की मेंबर्स आते हैं इलेक्ट होके या नॉमिनेट होके, नई पूरी ही रेगुलेशन हो जाती है। एक तरह की मोनोटनी नहीं रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ना रहे एक तरह की चीज़ें, एक तरह के कंसेप्ट्स फॉलो ना हो। तो इसीलिए हर 5 साल में इसको, इन तरह की ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इन पे काम किया जाता है। देखिए शेड्यूल FF यानी डबल F है यहाँ पर, ये कोई मिस्टेक नहीं है, शेड्यूल का नाम लिखा हुआ है। तो शेड्यूल FF एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद, किस पे डील करता है शेड्यूल FF? तो बच्चों देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अब देखिए यहाँ 2 तरह के शेड्यूल होते हैं, एक होता है शेड्यूल F, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। शेड्यूल F के अंदर जो ब्लड बैंक्स के रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे ब्लड बैंक्स जो जहाँ पर ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, अगर किसी को ज़रूरत होती है तो उन ब्लड्स को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये ब्लड बैंक्स की लोकेशन क्या कहाँ होगी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको कैसे बनाया जाएगा, कौन से स्टाफ रखे जाएंगे और किस तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पर होंगे, ये सारा शेड्यूल F में कवर होता है। और हम बात करें शेड्यूल FF की, तो इसमें जितने भी ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स एंड सॉल्यूशन हैं उनको, उनकी स्टैंडर्ड्स किस तरह से मेंटेन करके रखे जाएंगे, तो वो मेंशन होता है शेड्यूल FF में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इनमें से कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं सारे ही वो कलर्स जिनका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना एक लिमिट में अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो वो अलाउड है, किस शेड्यूल में आते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, शेड्यूल Q। तो शेड्यूल Q जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल के तहत आते हैं सारे शेड्यूल। तो उसमें एक शेड्यूल है जहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ कलर्स दिए गए हैं जिनको कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में। बहुत ज़्यादा
कंसंट्रेशन में नहीं, क्योंकि स्किन के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं और स्किन के लिए अच्छे नहीं हो सकते। तो एक प्रॉपर रेंज में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जेन्युइन ग्रीन, टॉलिडिन रेड, फिर एमरैंथ आप देख रहे हैं, सनसेट येलो, इरेथ्रोसिन। तो इन सभी कलर्स का एक प्रॉपर लिमिट में इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रही है, ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन ब्लैंक ऑफ आईपीसी एक्ट। ये एक्ट कौन सा है? आईपीसी एक्ट है, मतलब इंडियन पेनल कोड एक्ट। तो कौन से एक्ट के तहत, कौन से सेक्शन के तहत किया जाता है अपॉइंट? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी 21 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड एक्ट। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक इंडिविजुअल अपॉइंट किया जाता है जिसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर का प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उनका प्रॉपर इंटरव्यू होता है जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो लेते हैं। काफ़ी हाई पोजीशन पे होते हैं ये लोग, और उसके बाद उनको डेजिग्नेट की जाती है ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट। अब ये ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट अपॉइंट हो गई है पर्सन को, इसका मतलब है कि अब वो एज अ पब्लिक सर्वेंट काम करेगा। इंडियन पेनल कोड के तहत जो भी उसको डिसीजंस वगैरह लेने हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी जो भी रेगुलेशंस चल रही हैं मेडिकल की या मेडिसिन की, उससे रिलेटेड जो भी उसको स्टेप्स लेने हैं, तो अब वो एज अ पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करके वो सारी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएगा। तो ये सारे ही आते हैं, देखिए सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर शेड्यूल एक्स कैटेगरी की ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है, उसका लाइसेंस मिलने के लिए इसमें से कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी फॉर्म 24F। तो देखिए ये सारे फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। तो फॉर्म 24F एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाता है ताकि लाइसेंस मिल सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि मैन्युफैक्चर करना चाहती है शेड्यूल एक्स ड्रग। देखिए शेड्यूल एक्स ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि जिनको स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके अब्यूज़ और एडिक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कौन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। बारबिट्यूरेट कैटेगरी की बारबिटल ड्रग है, फिनो बारबिटल है। अगर इनका सही से इनको मैन्युफैक्चर नहीं किया गया या इनका सही से इस्तेमाल ना किया गया तो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है ये। दैट इज़ वाई एक प्रॉपर फॉर्म फिल किया जाता है, उसको सबमिट किया जाता है। जहाँ इसको सबमिट किया जा रहा है तो ड्रग कंट्रोलर जो होते हैं वो आके चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं, फिर लाइसेंस इशू करते हैं। और उसके बाद भी जो कंपनी होती है उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना होता है कि उसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही वेंडर तक पहुंच रहे हैं या नहीं, सही जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाँ से फर्दर मेडिकेशंस डिस्ट्रीब्यूट होने तो वो सही जगह तक पहुंच रहे हैं या नहीं। इसलिए बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता है इन तरह के शेड्यूल एक्स ड्रग को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट रह गया आपके मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसी तरह से हमें सपोर्ट दिखाते रहें अपना। हर कंटेंट आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी आप ज़रूर कर दिया करें। और जिस तरह से अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।